अपने नए सदस्य सफ़ी परिम्बल साहब के पहले रिजोल्यूशन के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूँ। सौभाग्य है कि नए मंत्री कैबिनेट मंत्री राम मोहन नायडू साहब यहाँ बैठे हुए हैं और इनके पहले जो मंत्री थे मिस्टर सिंधिया वो भी यहाँ बैठे हुए। मैं इन दोनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिस नीति और नियत को बढ़ाना चाहते हैं उसको पहले सिंधिया साहब ने और अब राम मोहन नायडू साहब उसको बढ़ाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। यहाँ बड़ी चर्चा होती है कि आप इस पर क्यों चर्चा करते हैं, उस पर क्यों चर्चा करते हैं। सफ़ी साहब जिस पार्टी के सदस्य और एन.के. प्रेमचंद्रन साहब जिस पार्टी का समर्थन करते हैं उनको यह समझना चाहिए, देश को बताना चाहिए कि इस तरह का सिचुएशन आखिर पैदा कैसे हो। आज जो हम पार्लियामेंट में चर्चा कर रहे हैं, मंत्री को कह रहे हैं कि कानून को बदलो, कभी इसके बारे में सोचा है कि 1957 में जो एक्ट बना, 1937 का एक्ट जो 1957 में जवाहरलाल नेहरू साहब बनाकर गए, उसको 94 में सारे घर को बदल डालूंगा के आधार पर कांग्रेस ने क्यों बदला? यही तो है ना, यही तो सबसे जो बात आप माननीय मंत्री जी को प्रेमचंद्रन साहब सजेशन दे रहे हैं, जिस एक्ट को बदलने की बात कर रहे हैं, जिस एक्ट को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, उस एक्ट को खत्म किसने किया? आज एयर इंडिया बिक गया, इंडियन एयरलाइंस बिक गया। क्यों बिक गया? बिक इसीलिए गया कि भारत सरकार की जिम्मेवारी अमीर के साथ साथ गरीब इलाकों में भी एयरलाइंस चलाने की थी, जहां पैसेंजर नहीं मिलते थे। अगरतला में जाना है, नॉर्थ ईस्ट में जाना है, गुवाहाटी में जाना है, उस जमाने में पटना में जाना था, गया जैसे छोटे जगह पे जाना था, तो एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस जाती थी, कम पैसे पर जाती थी। उसका फेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेट करती थी। यही कारण है कि वो पैसा नहीं कमाने के कारण धीरे धीरे वो प्रॉब्लम में चली गई और समस्या तब आ गई जब इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया का आपने मर्जर कर दिया। आज टेलीफोन में यदि टैरिफ कंट्रोल है, यदि 40 पैसे में हम फोन पर बात कर पा रहे हैं, तो इसीलिए बात कर रहे हैं कि सब कुछ के बावजूद भी बीएसएनएल और एमटीएनएल को भारत सरकार ने नहीं बेचा है। उसने एक रास्ता दिया है कि चाहे एयरटेल महंगा हो जाए, वोडाफोन महंगा हो जाए, रिलायंस महंगा हो जाए, कोई भी महंगा हो जाए, लेकिन भारत सरकार 140 करोड़ आदमी के साथ खड़ी है और वो एक सस्ते दर पर मोबाइल फोन देगी, लोगों को देगी, टैरिफ देगी। लेकिन जो इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया फायदे में थी, आपके जीओएम ने, माननीय चिदंबरम साहब ने ऐसा सिचुएशन पैदा किया कि प्रत्येक साल 30,000 करोड़, 40,000 करोड़, 50,000 करोड़ नुकसान में जाने के कारण आज भारत सरकार को एयर इंडिया बेचना पड़ा। और जब बेच देंगे तो भारत सरकार के पास इस एक्ट के खत्म होने के बाद कौन सा मैकेनिज्म है जिसके आधार पर कि वो रेगुलेट कर सकता है? आप 94 से आगे बढ़िए, 94 में आ गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया, ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस आ गई, जेट एयरवेज आ गई, इवन किंगफिशर आ गई, सारे एयरलाइंस आ गए। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आ गई। जिस अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस को प्रॉफिट में डाला, इसके बावजूद भी उस एक्ट में जो 1973 में इंदिरा जी ने, आप लोग चूंकि लोगों को भूल जाते हैं इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, हम नेहरू जी का आदर करते हैं, इंदिरा जी का आदर करते हैं। उन्होंने जो एक्ट लाया था 135B एयरक्राफ्ट एक्ट 1957 में, जो फिर भी डीजीसीए को अधिकार देता था। जब हमारी सरकार गई, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गई, सभापति महोदया, तो सितंबर 2004 में उस 135B को भी खत्म कर दी।
क्या कारण था? आप यदि कहेंगे कि डीरेगुलेट हमने इसीलिए किया कि प्राइवेट एयरलाइंस को एडजस्ट करना था, तो हमारे समय में भी तो एडजस्ट था। 6 साल हमारी भी तो सरकार थी ना, हमको तो यह कभी नहीं लगा। लेकिन आपने क्या किया? आपने 135, और जिस दिन आपने 135B को खत्म कर दिया, उसके बाद भारत सरकार के हाथ में कुछ नहीं बचा। और आज जब हम ये चर्चा करते हैं तो ये पूरे देश को समझने का सवाल है कि कांग्रेस की नीतियों के कारण, उस लेगेसी प्रॉब्लम के कारण आम जनता, आज 140 करोड़ जनता परेशान है। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं कि मैं जब 2009 में यहां सांसद बनकर आया तो मैक्सिमम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारे इलाके में रेल जाना चाहिए, रेल का स्टॉपेज होना चाहिए, पैसेंजर ट्रेन होना चाहिए, यही चलता रहा 2009 से लेकर 14 तक। लेकिन 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बने और उड़े देश का आम नागरिक, जब उन्होंने कहा कि चप्पल वाले को भी जो है हम प्लेन में बिठाएंगे, हवाई चप्पल वाले को, और जब सिंधिया साहब ने जिसको कैरी किया कि 70 एयरपोर्ट से आज 157 एयरपोर्ट हो गया, जब जगह जगह, क्योंकि मैं भी उस योजना का पार्ट हूं। मेरे यहां गए थे सिंधिया साहब, एक छोटे से जगह देवघर में, संथालपुरा में, जहां की ट्रेन नहीं रुकती थी, आज वहां हवाई जहाज रुकता है, हवाई जहाज चलता है। बेंगलोर के लिए वहां से प्लेन है, दिल्ली के लिए वहां से प्लेन है, कलकत्ता के लिए प्लेन है, रांची के लिए प्लेन है, पटना के लिए प्लेन है, सभी जगह के लिए प्लेन है। केवल 1.5 साल 2 साल में, 2 साल ही हुआ है अभी। आज ये चर्चा पूरे पार्लियामेंट में मैं देख रहा हूं कि हमारे यहां एयरपोर्ट बने, हमारे यहां हवाई जहाज उड़े। ये सबसे बड़ा चेंज है माननीय प्रधानमंत्री जी का। रेल पर चर्चा करते करते आज हम हवाई जहाज पर चर्चा कर रहे हैं, यही देश का विकास। मैं 3 चीजें हैं सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी को कहना चाहता कि आपदा में अक्सर एयरलाइंस कंपनियां ढूंढने की कोशिश करती हैं, जिसके ऊपर की जिस रिपोर्ट की बात प्रेमचंद्रन साहब कह रहे हैं, वो साधारण हम आप जो बातचीत कर रहे हैं उसके आधार पर नहीं हुआ। कोरोना काल में जो है एयरफेयर बढ़ने लगे और उसमें आपदा में अक्सर एयरलाइंस कंपनियों ने ढूंढ लिया, चूंकि भारत सरकार के पास कोई मैकेनिज्म नहीं था। तो उस पर यह कमेटी ने, जिसमें दुष्यंत सिंह जी 20 साल परमानेंट मेंबर रहे उसके, अब शायद कमेटी चेंज होंगे, मतलब जो इनकी बातचीत से लगता है। तो मैं आपको बताऊं कि उस कमेटी के सामने सभी एयरलाइंस कंपनियां, भारत सरकार, ये सारे लोग आए। जो प्रेमचंद्रन साहब और परिम्बल साहब का जो रिजोल्यूशन है, या रिजोल्यूशन के सपोर्ट में जो प्रेमचंद्रन साहब ने कहा, वो उसका एक एस्पेक्ट जो विदेश में, ये इसमें 3 तरह के एस्पेक्ट हैं, और 3 तरह का मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा कि इसको 3 तरह से हैंडल करने की आवश्यकता है। पहला हैंडल आपको यह करना है कि इंटरनेशनल जो यात्री, तो इंटरनेशनल एयरलाइंस जो हमारे यहां के डोमेस्टिक लोग जाते हैं, वो एयरलाइंस जो आपने बायलैटरल में दूसरे भारत सरकार के एयरलाइंस को यहां इजाजत दी है आने की, उन दोनों के बीच में आपका कौन सा कानून लागू होता है? आप यदि डोमेस्टिक के लिए कह देंगे कि एयर इंडिया को ये लेना है, इंडिगो को ले लेना है, विस्तारा को ये लेना है, डीजीसीए, लेकिन डीजीसीए का अधिकार विदेशी एयरलाइंस पर कैसे है और वो कैसे एक्ट में लाएंगे, ये मुझे बता दीजिए। दूसरा, वहां भी आपके पास लेगेसी प्रॉब्लम है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे? जो बायलैटरल एग्रीमेंट है, जो पुरानी पूर्ववर्ती सरकारें 2014 के पहले करके चली गई है, उसको कैसे सुधारेंगे? क्योंकि सरकार तो एक कंटिन्यूटी का प्रोसेस है। दूसरा जो है वो डोमेस्टिक लोगों का है, जो हम लोग देश के अंदर ट्रेवल करते हैं। वहां यदि आपका अधिकार है तो वहां भी जो एयरपोर्ट है उसमें जो स्लॉट है, वो कई एक स्लॉट जो है वो लोग बांट के चले गए 2014 में। अब कुछ एयरलाइंस कंपनियां मान लीजिए उसके बाद डूब गई हैं, उसका क्या करेंगे? और तीसरा यह है कि जैसे मैंने कहा कि रेल, पानी और ट्रांसपोर्ट के अलावा अब जो एक कार्गो ट्रांसपोर्टेशन का जो एक बड़ा मोड हो गया है, या जल्दी मान लीजिए कि अपनी इकोनॉमी को बढ़ना है, किसी को फूल जाना है, किसी को सब्जी पहुंचाना है, चीजें पहुंचाना है,
कम सस्ते दर पर पहुंचाना है, उसका क्या करेंगे? इसको तीन तरह से यदि तीन विभाग में विभक्त करके यदि आप बात करेंगे तो मुझे लगता है कि हम शायद सॉल्यूशन के ज्यादा नजदीक जा पाएंगे कि इंटरनेशनल ट्रैवलर के साथ क्या करेंगे, डोमेस्टिक ट्रैवलर के साथ क्या करेंगे और फिर कार्गो के साथ क्या करेंगे, क्योंकि इससे इस देश की इकोनॉमी को जो है वो बढ़ना है। मैं आपको बताऊं कि डीजीसीए को आपने 135 में, जिसके बारे में बार बार बात हो रही है, जिसके आधार पर यह है कि वो प्राइस मैकेनिज्म को देखते हैं कि वेबसाइट पे डाला उससे वो बाहर तो नहीं जा रहा है, लेकिन जो पूरी दुनिया में जो डायनामिक फेयर का जो एक सिद्धांत, चाहे वो यूके चला रहा हो चाहे यूएस चला रहा हो, उसमें जो आपका लेकुना है, और फिर 2008 के मैं एक्ट की बात करूंगा, जो एरा बना दिया इन्होंने बनाया, हमने नहीं बनाया, सब कुछ बना के यही चले गए। मतलब ऐसा गवर्नमेंट का हाथ पांव बांध दिया है। अब आप समझिए कि जो एरा है वो मेजर एयरपोर्ट की बात कर रहा है। मेजर एयरपोर्ट में, जैसे एटीएफ की बात दुष्यंत सिंह जी ने कही कि जो मेजर कंपोनेंट है एयरफेयर बढ़ने का या उसके चार्ज का, एटीएफ चूंकि जीएसटी का पार्ट नहीं है तो अलग अलग राज्य सरकारें जो है अलग अलग एटीएफ लेती हैं, और उसमें सबसे बड़ी समस्या है कि किसी राज्य में कहीं एटीएफ का दाम कहीं है, बंबई में कुछ है, कर्नाटक में कुछ है, हमारे यहाँ कुछ है। एटीएफ के बाद मेजर एयरपोर्ट के लिए एरा बनाता है कि आप लैंडिंग चार्ज क्या लेंगे, आप पार्किंग चार्ज क्या लेंगे, और लैंडिंग और पार्किंग चार्ज के अलावा जो एरोनॉटिकल चार्ज है, एक जगह से दूसरे जगह जाने का जो फेयर है, वो एरा तय कर देती है। और मान लीजिए कि मेजर एयरपोर्ट में, तिरुवनंतपुरम को भी मैं मेजर एयरपोर्ट मान लेता हूं, या बेंगलोर को, बड़े बड़े शहरों के, वो यदि दिल्ली तक आ गया, बंबई तक आ गया, तो वो टैरिफ तो एरा तय कर दी। लेकिन जो मेरे जैसे छोटे जगह पर देवघर एयरपोर्ट में आएगा, या झरसुगुड़ा या जुएल उराव साहब के क्षेत्र में आएगा, या ग्वालियर में माननीय मंत्री जी के क्षेत्र में जाएगा, या विजयवाड़ा जाएगा, आप ये बताइए कि इसका टैरिफ कौन तय करे? मतलब वो, और दोनों एरा रेगुलेटरी बॉडी है। मैं यही कह रहा हूं, मैं आप ही की बात पर आ रहा था कि एक मैकेनिज्म रेगुलेटरी बॉडी तय करता है जिसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं, कोई हस्तक्षेप नहीं। एक मैकेनिज्म यह है जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया तय करती है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन तय करती है। अब यदि एक दूसरे के रास्ते में आप आएंगे तो कौन तय करेगा? हु विल बी द अथॉरिटी? ये एक बड़ा सवाल है। और मैं आपको बताऊं कि केवल 135 को मजबूत करने का नहीं है, डीजीसीए को मजबूत करने का नहीं है, इसमें एरा कैसे मजबूत होगा, एरा के एक्ट में क्या संशोधन करना पड़ेगा, यह मंत्री जी जब तक नहीं सोचेंगे तब तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं। हम लोग ऐसा ही बातचीत करते रहेंगे, लोगों को दिखाते रहेंगे कि हम तो 140 करोड़ आदमी के लिए हैं कि कैसे टैरिफ कम हो जाएगा। दूसरा जो एयरलाइंस कंपनी ने इस कमेटी में आकर कहा, वो सभापति महोदया और भी इंपॉर्टेंट है, सोचने लायक चीज है। वो ये कह रहा है कि हम कॉम्पिटिटिव प्राइस पर जो है प्राइस मैकेनिज्म तय करते हैं। अब हमारे यहां केवल एक ही एयरलाइंस जाती है, इंडिगो, उसका कौन सा कंपटीशन है? सफी जी जो कह रहे थे कि कार्टेलाइजेशन है, मैं उससे एकदम सहमत हूं, मतलब मैं आपके बात को डिसएग्री नहीं कर रहा हूं, लेकिन जहां केवल एक ही एयरलाइंस जा रही है वहां क्या प्राइस मैकेनिज्म है? यदि पटना में जाऊं तो मैं 5,000 के फेयर पर जाता हूं, और मैं अपने यहां यदि जाऊं तो हमारे लोग जो है 15,000 20,000 से कम पे कभी जाते ही नहीं दिल्ली से, गरीब जगह पर जब वहां जाते हैं। तीसरा जो नीति में बड़ी अच्छी नीति है, उड़े देश का आम नागरिक, और इसके कारण बहुत फायदा हुआ। छोटे छोटे जगहों पर एयरपोर्ट हुआ, जैसे आयुष्मान भारत के कारण छोटे जगहों पर जो है हेल्थ के लिए हॉस्पिटल्स खुले, वैसे ही एयरलाइंस कंपनी को फायदा है, उड़ान स्कीम होता है। लेकिन मैं आपको एक उदाहरण दूं दरभंगा एयरपोर्ट का। कोरोना काल में दरभंगा एयरपोर्ट का बड़ा नाम हुआ कि सबसे ज्यादा यदि कहीं से पैसेंजर आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो वो दरभंगा एयरपोर्ट से जा रहे हैं, क्योंकि उड़ान स्कीम में वहां एयरलाइंस कंपनी ने जगह ले लिया, स्लॉट ले लिया। जिस दिन वो उड़ान स्कीम का पैसा आप खत्म करते हैं, जिस दिन योजना खत्म होती है, उसी दिन एयरलाइंस कंपनी भाग जाती है।
तो जो ये तय कर रहे हैं मैकेनिज्म कि हम तो प्रोत्साहित कर रहे हैं जिससे कि वो सेक्टर मजबूत हो, तो जो सेक्टर के लिए बीडिंग हो रहा है वो किससे पूछ कर तय हो रहा है, उसमें कौन से स्टेक होल्डर शामिल हैं, और यदि नहीं शामिल हैं तो इसमें एक बड़ी कंपनी है स्पाइस जेट, मैं नाम लेकर कहता हूं उसका काम ही है उसका केवल काम ही है उड़ान स्कीम में गवर्नमेंट का पैसा लेना और उसके बाद बंद कर देना। धन्यवाद माननीय सदस्य। बात बस 2-4 मिनट में मैं खत्म कर दूंगा, 1-2 कंक्रीट सजेशन देते हुए, मतलब मैं 2-4 मिनट में इसको खत्म करूंगा। अब इसमें आप जो है, जैसे एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का मैंने बताया कि वो छोटे जगहों पर जाते थे जिसके कारण कि गरीबों को फायदा होता था, लेकिन ये मैकेनिज्म कौन तय करेगा मंत्री जी कि जो बड़ी कंपनियां हैं आपके यहां, एयर इंडिया है, विस्तारा है, वो क्यों नहीं छोटे जगहों पर अपना हवाई जहाज चलाती है, वो क्यों प्रॉफिट वाले मार्केट में ही जाने की कोशिश करती है, दिल्ली और बंबई के बीच में ही सबों को क्यों आवश्यकता होती है, बेंगलोर ही लोगों की क्या आवश्यकता होती है। इसके लिए जो मेरा सुझाव है, एक दूसरा सुझाव है आपसे कि जब टेलीकॉम कंपनी को हमने डीरेगुलेट किया और जब ये कहा कि नरसिम्हा राव ने ही किया था, मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके समय में जो है ये मोबाइल फोन आया, तो एक बहुत बढ़िया मैकेनिज्म अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लागू किया। 2-3 साल के बाद वो प्रधानमंत्री बन गए थे। उसको कहते हैं यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, जिसको कि सिंधिया साहब आप देख रहे होंगे, USOF, जिसमें कि यदि आप नेग्लेक्टेड एरिया को, LW एरिया को, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को, पिछड़े क्षेत्र को यदि आप नर्स नहीं करेंगे, सर्व नहीं करेंगे, तो आपसे हम पेनल्टी लेंगे। और ये सारी कंपनियां, चाहे वो BSNL हो, चाहे वो MTNL हो, चाहे वो एयरटेल हो, चाहे वोडाफोन हो, चाहे रिलायंस हो, सभी USOF के पार्ट। आप उस तरह का मैकेनिज्म डेवलप कीजिए कि हमारे यहां 157 एयरपोर्ट में कुछ जगह पर हम आपको ये देंगे जहां से कि आपको बहुत प्रॉफिट आ रहा है, और कुछ जगह पर आपको सोशल ऑब्लिगेशन के तौर पर, क्योंकि मतलब आप ही को सर्टिफिकेशन देने का अधिकार है, आपको स्लॉट देने का अधिकार है, आप ही के आधार पर वो चलते हैं, क्योंकि कोई भी एयरपोर्ट जो है अभी तक हमने कोई प्राइवेटाइज नहीं किया है, क्योंकि उसमें भारत सरकार का सभी जगह स्टेक है। हम आपको तभी देंगे जबकि कुछ जगह आप प्रॉफिट में जाइएगा और कुछ जगह आप एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को नर्स करिएगा, तभी वो कंपटीशन होगा। नहीं तो एक एयरलाइंस एक एयरपोर्ट पर जाती रहेगी और उसके बाद वो कंपटीशन का बात करती रहेगी। तो मेरा जो सुझाव है आपके साथ, और तीसरा अंत में, चूंकि सभापति महोदया खत्म करने के लिए कह रही हैं, तीसरा यह है कि प्रत्येक महीने एक कमेटी आपको जरूर बनानी चाहिए, एक कमेटी अलग से, जो कि DGCA के साथ, एरा के रिप्रेजेंटेटिव के साथ, आपके मंत्रालय के साथ, और सभी सेक्टर में महीने महीने में क्या फाइनली एयर फेयर था, और उस एयर फेयर के आधार पर जो आपने डायनामिक प्राइसिंग की बात कही है, उसमें से वो सीट भरे जा रहे हैं कि वो सीट खाली जा रही है। क्योंकि कई एक जगह ऐसा मंत्री महोदय मैंने देखा है या पाया है कि वो डायनामिक प्रिंसिपल के आधार पर रेट बढ़ाने के लिए ये तो कहते हैं कि हमारी सीट फुल है, लेकिन उस एयरलाइंस में 10, 20, 25 सीट खाली जाती। कितना सीट भरा गया, कितने से आपने शुरू किया, कितने पर खत्म किया, यदि एक कमेटी आप बना लेंगे और समय समय पर यदि कोई एक्ट ला सकते हैं कि 3 महीने 4 महीने पर आप पार्लियामेंट को उसकी जानकारी देते रहेंगे, तो मुझे लगता है कि 140 करोड़ लोगों के साथ हम न्याय कर पाएंगे। उड़े देश का आम नागरिक जो हवाई चप्पल पहनने वाले प्लेन में जाएंगे, 157 जो 500 एयरपोर्ट पर जाने वाला है, जो इतना बड़ा मार्केट है, जो कि एयर इंडिया और इंडिगो ने इतने प्लेन का ऑर्डर दे रखा है, जो पूरी दुनिया को सोचने वाला सवाल है कि भारत का एविएशन सेक्टर इतने बढ़ने वाला है। और इसके बाद जो आपका दूसरा कंपटीशन जो
पानी में जहाज उड़ने वाला है, जो ड्रोन में जहाज उड़ने वाला है, उसकी धन्यवाद चूंकि एक माननीय बड़ी पॉलिसी सदस्य। आएंगे। ये सारी पॉलिसी हम सक्सेसफुल कर पाएंगे। आपने मुझे समय दिया। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। माननीय सदस्य श्री गुरजीत सिंह आजला जी। थैंक यू स्पीकर मैम, चेयरमैन।